गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हमारे द्वारा लास्ट टॉपिक पढ़ा जा रहा है अपने 6 चैप्टर के अंतर्गत नए नगर और व्यापारी। हमने अपनी गूगल मीट पर ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर से हम अपना अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 86 सभी बच्चे निकाल लें और अपनी पेंसिल अपने हाथ में या पेन अपने हाथ में रखें। स्टार्ट करते हैं बच्चों नया टॉपिक, नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के जो देश थे वो व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, क्योंकि हमारे देश के जो मसाले और कपड़े थे वो यूरोपीय देश तक पहुंच गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वहां पर इन वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई थी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत की खोज की गई थी और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी और उसके बाद यूरोप की अनेक देशों की बहुत सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। तो मुख्य रूप से यूरोप के जो देश थे उनका व्यापारिक उद्देश्य क्या था? भारत के कपड़ों और मसालों का व्यापार करना, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों ही जगह पर लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनाई थी। मतलब इन्होंने कंपनियों की स्थापना करके भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया था। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी बोरा जैसे बहुत बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ थे, इन दोनों के नाम नोट करो बेटा, मुल्ला अब्दुल गफूर और बीरजी बोरा, इन दोनों के नाम नोट कर लो। ये हमारे देश के उस समय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहुत बड़े सौदागर या व्यापारी होते थे, जो दूर दराज के क्षेत्रों में जल मार्ग के माध्यम से व्यापार करते थे। जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ थे, उनका मुकाबला भी किया था, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति मतलब जल सेना का और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने अपनी नौसेना का प्रयोग किया, जिससे भारतीय व्यापारी जो थे वो उनके एजेंट बनकर रह गए थे। मतलब उनको हरा दिया था और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो उनके एजेंट के रूप में कार्य करें। अंततः अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप, अंग्रेज जो थे उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हुए थे। यहाँ पर बेटा इतनी सारी यूरोप की जो कंट्रियाँ थी, उनसे जो विभिन्न कंपनियाँ अलग अलग आई थी, उनमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली रूप में उभर कर आए थे वो अंग्रेज़ थे, या ब्रिटेन से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने न सिर्फ वाणिज्यिक क्षेत्र में ही बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग तेजी से आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई, ये सारे कपड़ा उद्योग से रिलेटिव वर्क होते हैं और इसमें कारीगरों की अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। सब अलग अलग कार्य करते हैं, मिलजुल कर कपड़ा उद्योग का कार्य संपादित होता था। कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया था। इससे इन शिल्पों का बहुत अधिक विस्तार हुआ था। भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिज़ाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए। परिष्कृत मतलब बहुत अधिक सुधार होता गया, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पकारों की स्वतंत्रता क्या होने लगी? धीरे धीरे कम होने लगे। मतलब ये जो कारीगर थे ना, ये अपनी फ्रीडम से डिज़ाइन और फ्रीडम से कपड़े की क्वांटिटी या मात्रा नहीं बना सकते थे, बल्कि इन्होंने क्या करा था, जो ये कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां थी, इनसे पैसा एडवांस ले लेते थे और फिर ये लोग जो डिज़ाइन बताते थे उसी डिज़ाइन का निर्माण करते थे। पढ़ें आगे, आपको अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी थी। शिल्पी जन जो होते थे
वो पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। पेशगी से मतलब पहले से ही सौदा कर लेते थे, पैसा ले लेते थे। पढ़ते आगे, पेशगी का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली है, पैसा ले लिया है, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। बच्चों नोट कर लो, पेशगी की परिभाषा है ये एक तरह से। पेशगी का अर्थ होता है कि उन्होंने जिस यूरोपीय एजेंट से पहले ही पेशगी ले ली थी, अब वह उन्हीं के लिए कपड़ा बुनते थे। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों के द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में, यहाँ से ध्यान से पढ़ना बेटा, 18वीं शताब्दी की अपन बात कर रहे हैं। इसमें बम्बई, जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, और मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, जैसे नगरों का उदय हुआ था। कब हुआ था इन तीनों नगरों का उदय? ये अपने 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे नगरों का उदय हुआ था, जो आज भी प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए थे जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक टाउन्स क्या है बेटा? ब्लैक टाउन्स वे स्थान हैं, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता के अंतर्गत बनाए गए वे स्थान जहाँ पर भारतीय कारीगरों, शिल्पकारों, सौदागरों को यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बसाया गया था या रखा गया था। फिर से पढ़ रही हूँ मैं इसको। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए थे जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों के द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स शब्द को अंडरलाइन कर लेना, में स्थानांतरित हो गए थे। ब्लैक यानी देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था। ब्लैक का मतलब क्या था? भारतीय। देखो, जिन भारतीयों की बनाई हुई वस्तुओं को खरीदने या व्यापार करने के लिए कंपनियां आई थी यूरोप जैसे दूर दराज के देशों से, उन्होंने भारतीयों को किस नाम से संबोधित करके पुकारा? ब्लैक। और फिर उनको एक निश्चित स्थान दे दिया खुद ही के देश में, मतलब भारत भारतीयों का था तो उसमें एक निश्चित स्थान दे दिया कि यहाँ पर ही ये लोग रह सकते हैं, बाकी सारे एरिया के अंदर कंपनी का प्रभुत्व है। मतलब एक तरह से राजनीतिक प्रभुता और व्यापारिक प्रभुता स्थापित कर ली थी। ब्लैक यानी देसी व्यापारी और शिल्पकार इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिए गए, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए थे। ये दोनों फोर्ट के नाम नोट कर लो बेटा। फोर्ट होता है किला, और मद्रास में जो किला स्थापित किया था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, और कलकत्ता में जो किला स्थापित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा उसे फोर्ट सेंट विलियम के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे, मतलब 8वीं कक्षा में आपके द्वारा इसमें डिटेल में पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं बेटा अपन। यहाँ पर अपने दे रखा है वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। दोनों व्यक्तियों के नामों से शायद आप परिचित हो, और यदि नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, एक ने भारत की खोज की थी और एक ने अमेरिका की खोज की थी। लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति भारत की खोज करने के लिए, समुद्री मार्ग को खोजने के लिए अपने देश से निकले थे जहाज़ को लेकर। मतलब एक तरह के ये नाविक थे, और खोज के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के मार्ग को तक पहुंचने के मार्ग को खोजने के लिए ये दोनों व्यक्ति पुर्तगाल से निकले थे। और एक तो कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका पहुंच गया था, और दूसरा जो था उसने भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया था। पढ़े इनके बारे में सामान्य जानकारी क्या दे रखी है। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों के द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए थे। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने
और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। मतलब ज़्यादातर नाविक जो कि नए नए समुद्री मार्ग खोजने का कार्य कर रहे थे, उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचना और फिर भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचना और मसाले प्राप्त करने की इच्छा था। पुर्तगाली नाविक जो थे, वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुँचे थे। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा था। 1498 में, ये 1498 ईस्वी जो है, इसको नोट कर लो बच्चों। 1498 में कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? 1498 कालीकट। और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया था। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज़ नष्ट भी हो गए थे और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए थे, वे अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध हुए थे। उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी, फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया था। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला था। किसी को आशा नहीं थी, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। सन 1492 ईस्वी में 1492, ये भी शब्द नोट कर लो बेटा, ये भी आपके काम का है। 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंच गया। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भांति के कारण पड़ा था। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां पर आते रहे और उन्होंने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया। अक्सर उन प्रदेशों की पहली वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया गया था। यहाँ बेटा हमने वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, उसके द्वारा वेस्ट इंडीज़ पर पहली बार जहाज़ उतारकर अमेरिका की खोज की गई थी और उसके वास्को डी गामा के द्वारा कालीकट के तट पर 1498 में अपना जहाज़ उतारकर यहाँ भारत की खोज की गई थी। दोनों अटलांटिक महासागर को पार करके निकले थे, लेकिन एक ने पूर्व की दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी अटलांटिक महासागर के बाद, तो वो भारत पहुंचा था, और दूसरे ने अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, तो वो अमेरिका तक पहुंच गया था। आज के लिए बच्चों यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के बीच में भी आपके काफ़ी क्वेश्चन दे रखे थे, उन क्वेश्चन को भी करेंगे कंप्लीट, और बैक में पीछे के दिए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। थैंक यू बेटा।